परमार वंश और राजा भोज भारत के इतिहास के ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें हर भारतीय जानता है और जो नहीं जानते हैं वो जानने की जिज्ञासा रखते हैं। राजा भोज ने चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो या और दूसरी सामाजिक व्यवस्थाएं हो, उनको लेकर विक्रमादित्य की तर्ज पर भारत में कई बड़े काम किए हैं। इसलिए उनका जो नाम है न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अमर है। मेरे साथ मौजूद हैं परमार वंश के और राजा भोज के एक वंशज, जिनसे हम सीधी चर्चा करेंगे कि इतिहास में राजा भोज का क्या योगदान रहा है और राजा भोज की जो नगरी धार है यहाँ उनका क्या उल्लेख है। आपका बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम धन सिंह परमार है। मैं शाहजहाँपुर जिले के सुजालपुर विधानसभा के छोटे से गांव का रहने वाला हूं और महाराजा भोज का वंशज हूं। और 1305 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का आगमन हुआ था। उस समय हमारे अंतिम राजा महलकदेव जी परमार थे और इसी भोजशाला प्रांगण में उनके सेनापति गोगाजी चौहान और महाराजा महलकदेव विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से शहीद हो गए थे। और हमारे बहुत सारे हमारे पूर्वज लोग के रक्तों से रंजित वो भूमि है भोजशाला प्रांगण धारनगर। तत्पश्चात हम धर्म बचाने के लिए यहाँ से पलायन कर गए। 1305 में हम लोग यहाँ से पलायन करके मालवा के अन्य क्षेत्र में चले गए। अच्छा, ये बताइए, राजा भोज ने जो काम करे हैं ऐसे क्या बड़े काम रहे, क्या उनका ऐसे कुछ काम होता? राजा भोज एक असाधारण व्यक्तित्व थे, साधारण नहीं थे। राजा भोज में भुजाओं में छत्री का पराक्रम था। उनके जो मस्तिष्क में था एक इंजीनियरिंग मस्तिष्क था उनका। पूरा रोबोट की कल्पना महाराजा भोज ने की थी। भोपाल का बहुत बड़ा तालाब जो आज छोटा तालाब बचा, बड़ा तालाब तो मंडीदीप में छोड़ दिया गया, हुशंगसा नाम के आक्रांताओं ने छोड़ दिया था। ये सब राजा भोज की देन है। भोपाल नगर ही राजा भोज की देन है। धार नगर में उज्जैन की तर्ज पर धार नगर की स्थापना की थी। धार को अपनी राजधानी बनाया था और इसको 24 हाट 84 चौराहे और 84 देवालय का एक व्यापक और विहंगम नगर जो धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, जिसमें इस धार नगर में हर एक वस्तु के अलग अलग मार्केट हुआ करते थे राजा भोज के ज़माने में। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जब तेलस साम्राज्य को 1010 से 20 के बीच में पराजित किया था महाराजा भोज ने, तब एक विजय मंदिर बनवाया था, वो भी यही धार में मौजूद है। वहाँ पर एक विजय स्तंभ लगवाया था, परमार वंश का प्रतीक चिन्ह था उस पर। वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गिरा दिया गया है और आज वह 1000 साल के बाद, लगभग 1000 साल होने वाले हैं, आज भी वैसा का वैसे लोहे का स्तंभ पड़ा हुआ है, उस पर जंग नहीं आई। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि महाराजा भोज के समय में कितना व्यापक विज्ञान ने तरक्की कर ली होगी, कितना व्यापक सम्राटगढ़ सूत्रधार पूरा ग्रंथ उनका आर्किटेक्चर से भरा हुआ है। अच्छा, आपने ये बताया कि मालवा क्षेत्र में उनका योगदान रहा, भोपाल में उनका योगदान रहा। एजुकेशन के लिए धार की जो भोजशाला है वो एक बड़ा हब थी और एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, भोजशाला का एक एक पत्थर, एक एक पिलर इस बात की गवाही दे रहा है कि शिलांकित काव्यों का बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी थी। संस्कृत एकेडमी उस समय की बहुत बड़ी संस्कृत एकेडमी थी। महाराजा भोज के समय में एक संस्कृत में किंवदंती थी विद्वानों द्वारा कि अद्यधारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवस्थित। इसका मतलब ये कि भोजराज के इस भूमि पर होने से पंडित और विद्वान महिमा मंडित हुआ करते थे। एक लोकहित का, एक जनहित का श्लोक लिखने पर महाराजा भोज एक स्वर्ण मुद्रा उनको भेंट करते थे। और इसी कड़ी में पूरे विश्व भर के, यानी अलबरूनी विदेशी था, विश्व भर के विद्वान यहाँ पर खिंचा के चले आए थे। ज्ञानपुरा एक गांव है, वो बहुत बड़ा ज्ञानियों का नगर हुआ करता था, वहाँ पर पूरे ज्ञानी लोग रहते थे। तो महाराजा भोज का कोई एक छोटा मोटा काम नहीं कि केवल निर्माण करवाए। महाराजा भोज ने एक ऐसी संस्कृत एकेडमी स्थापित की थी जहाँ से मानव जाति को तराशने के नुस्खे घड़े जाते थे। केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और एक शैक्षणिक संस्था ऐसी स्थापित की थी। उस समय का ज्ञान कौशल बहुत उच्च स्तर पर था और इसीलिए महाराजा भोज को जाना जाता है। और 84 ग्रंथ उनने लिख करके चले गए। सम्रांगण सूत्रधार, चंपू रामायण, युक्ति कल्पतरु, ऐसे संस्कृत के 80 ग्रंथ लगभग अभी ज्ञात है महाराजा भोज द्वारा लिखे गए हैं। और इसीलिए विशिष्ट महाराजा भोज का व्यक्तित्व हो जाता है। और
मैं आश्चर्य की बात है कि 84 ग्रंथ उस समय राजा भोज ने लिखे। अपने आप में इतनी बड़ी बात है, जब चूंकि इतना साधन नहीं था, इतनी कल्पना नहीं थी, और उनकी क्या कल्पना रही हुई तो वो 84 ग्रंथ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनके पीछे एक ऐसा बैकग्राउंड रहा, राजा भोज किन से प्रेरित रहे, ऐसी वो कौन सी चीज़ें रहीं, क्या तो रामायण के कोई कैरेक्टर से या महाभारत के किसी दर्शन से या वेद व्यास से, कहाँ से वो सारी चीज़ें आई, क्या आप उन्हें कोई अवतार मानते हैं? देखिए, महाराजा भोज का जन्म उज्जैन नगर में हुआ। उज्जैन राजा विक्रमादित्य के समय से परमार वंश की राजधानी रहा है, लेकिन महाराजा भोज का जो जन्म कुंडली का जन्म पत्री बनती है, उस जन्म पत्री में ऐसा विद्वानों ने लिखा था कि यह राजा विक्रमादित्य के समकक्ष होगा, विक्रमादित्य के बराबर विद्वान होगा, लेकिन जहाँ इनकी राजधानी रहेगी कालांतर में उसको आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। तो उस बात को इंगित करते हुए महाराजा भोज ने उस बात को चिन्हित करते हुए अपनी राजधानी धार को बनाया था, और धार को उज्जैन की पूरी तर्ज पर बसाया था। उज्जैन के बराबर वैभवशाली इस धार नगर को बनाया था। वैसे तो पूरा मालवा, भोपाल भी महाराजा भोज ने बसाया, विदिशा जो है महाराजा भोज के भाई राजा उदयादित्य ने बसाया था। तो महाराजा भोज का एक अपना व्यक्तित्व रहा है। अवतार क्या ये कह सकते हैं कि अवतार तो भगवान के होते हैं, लेकिन एक असाधारण राजा, एक ऐसे राजा युग पुरुष। क्या राजा भोज यदि और लंबे समय रहते या उनकी नीतियों का परिचालन भारत में लंबे समय चलता तो भारत की क्या तस्वीर हो सकती थी, या वो जो 84 ग्रंथ हैं और उनकी जो परिकल्पना थी, यदि उसे साकार करने के लिए भारत सरकार प्रयास करती तो वो कैसा भारत होगा? आक्रांताओं से त्रस्त इस राष्ट्र की जो सभ्यता और संस्कृति और जीवन मूल्य हैं इस राष्ट्र के, उनको जितनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है, उससे कहीं गुना अधिक हम हिंदुओं की निष्क्रियता से हुई है। महाराजा भोज के ग्रंथों को ही अगर हम साकार रूप दे दें तो आज का भारत 1000 साल पहले विकसित हो सकता था, और आज भी समय नहीं गया है। रोबोट की कल्पना उस समय हो चुकी थी। आज रोबोट अब आया अस्तित्व में। रोबोट की कल्पना महाराजा भोज ने की थी। पनडुब्बी की कल्पना, जहाज की कल्पना महाराजा भोज ने की थी। विदेशों में व्यापार होता था महाराजा भोज के समय में। कितना बड़ा विस्तृत ज्ञान का भंडार होगा, कितना बड़ी सोच महाराजा भोज की इस भारत को, हिंदू राष्ट्र तो था ही, इस भारत को विकसित बनाने की होगी। उसको आज हम साकार करने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ रही है। ये हमारी निष्क्रियता का परिणाम है। और महाराजा भोज मेरी नज़र में एक भोजवंशी होने के नाते नहीं है, लेकिन एक दृष्टि, सामरिक दृष्टि डाली जाए तो महाराजा भोज का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। और जो आज भारत जिस ओर बढ़ रहा है वो पहले 1000 साल पहले भी बढ़ चुका था, बढ़ चुका होता। अच्छा, ये बताइए, भारत सरकार को और भारतीय समाज को किस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि राजा भोज की जो परिकल्पना रही हो वो साकार हो सके? शासन प्रशासन से मेरी ये भोजवंशी होने के नाते शिकायत भी है और निवेदन भी है कि ये ज्ञान का नगर है। 5 किलोमीटर के दायरे में ये यूनिवर्सिटी थी। विश्व के कोने कोने से यहाँ पर ज्ञान पिपासु लोग विद्याध्ययन करने आते थे। 1470 विद्वान यहाँ पर भोजशाला के अंदर विद्याध्ययन करवाते थे, जिनकी गर्दनें काट कर हवन कुंड में डाल दी गई थी। उस नगर को आज हमारा समय है। आज भारतवर्ष में जो पूरे विश्व में भारत की छवि एक अलग प्रकार से बनती जा रही है, विश्व गुरु की ओर भारत बढ़ रहा है, तो एक ज्ञान की नगरी पीछे क्यों? यहाँ इस धार का विकास होना चाहिए, इस मालवा का विकास होना चाहिए। भोपाल का नाम भोजपाल होना चाहिए, क्योंकि राजा भोज ने बसाया था तो भोजपाल होना चाहिए। हम नाम नहीं बदल पा रहे हैं। इस धार को पुनः वैभव प्राप्त हो, माँ वाग्देवी लंदन से आकर पुनः स्थापित हो, और उज्जैन के बाद ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान, बहुत बड़ा पर्यटन स्थान बने। ये मेरी सरकार से मांग है, और माननीय न्यायालय से मेरी मांग है कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द संज्ञान में लाया जाए और उसका निपटारा किया जाए, ताकि इस ठगे हुए धार को पुनः अपना वैभव प्राप्त हो सके। बहुत धन्यवाद। राजा भोज और परमार वंश की चर्चा और उनके विषय में जानकारियाँ जितनी बताई जाएँ, जितनी जानी जाए, मुझे लगता है कि बहुत कम पड़ेगी। फिलहाल हमने गागर में सागर भरने का प्रयास किया और उनके वंशज से राजा भोज और परमार वंश को लेकर चर्चा की। आपने राजा भोज की जो परिकल्पना थी, उनकी जो